नमस्कार। आज हम देखेंगे कि कानून में कब्जे को क्यों संरक्षण दिया जाता है, यानी विधि कब्जे को संरक्षण प्रदान क्यों करती है, इसका क्या कारण है, क्या औचित्य है। विधि शास्त्रियों के अनुसार विधि द्वारा कब्जे को संरक्षण दिए जाने के अनेक कारण हैं। वैध कब्जे को तो विधि संरक्षण प्रदान करती ही है, इसके अलावा विधि द्वारा उस कब्जे को भी संरक्षण प्रदान किया जाता है जो अवैध हो या अनाधिकृत या गलत तरीके से प्राप्त किया गया हो। कैरेंस ने इसके कुछ कारण बताए हैं कि विधि द्वारा कब्जे को क्यों संरक्षण प्रदान किया जाता है। सबसे पहला कारण तो उन्होंने बताया है कि कब्जे को संरक्षण प्रदान किए जाने से आपराधिक विधि को क्रियान्वित करने में सहायता मिलती है। यदि किसी व्यक्ति का किसी वस्तु पर कब्जा है तो उसमें अनुचित हस्तक्षेप किया जाए तो हिंसा की प्रवृत्ति को बल मिलता है। जैसे यदि कोई वस्तु किसी व्यक्ति के कब्जे में है, चाहे वह उसका वास्तविक स्वामी नहीं हो, फिर भी यदि वह वस्तु उसके कब्जे में है और कोई दूसरा व्यक्ति उस कब्जे में रखी वस्तु को, जो पहले व्यक्ति के कब्जे में है, उस वस्तु को छीनने का प्रयास करता है, चाहे उसका वास्तविक स्वामी ही ऐसा क्यों ना करे, तो हिंसा और लड़ाई झगड़े को बल मिलने से समाज में शांति व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है, शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, गड़बड़ी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए विधि यह समझती है कि कब्जे को उचित संरक्षण दिया जाए तथा यदि वस्तु का जो वास्तविक कब्जाधारी है, यानी वास्तव में जो वस्तु का स्वामी है, उसे अपनी वस्तु को वापस प्राप्त करने के लिए न्यायालय में वाद लाने की अनुमति दी जाए। इस संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 यह प्रावधान करती है कि यह सिद्ध करने का भार कि विवादास्पद संपत्ति पर कब्जा रखने वाला व्यक्ति संपत्ति का वास्तविक स्वामी नहीं है, उस व्यक्ति पर होता है जो संपत्ति पर स्वयं के स्वामित्व के लिए दावा प्रस्तुत करता है। यानी जो व्यक्ति यह दावा प्रस्तुत करता है कि फलां व्यक्ति उस संपत्ति का वास्तविक स्वामी नहीं है, तो उसी व्यक्ति को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि वो फलां व्यक्ति उसका वास्तविक स्वामी नहीं है। सबूत पेश करने पड़ेंगे और दस्तावेज, गवाह, जिस भी तरीके से वो वैध तरीके से वो यह साबित करना चाहे उसे ही यह करना पड़ेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पर होता है जो यह दावा करता है कि फला व्यक्ति उस विवादास्पद संपत्ति का स्वामी नहीं है। दूसरा है कारण जो कैरेंस ने बताया है कि कब्जे का संरक्षण जो अपकृत्य विधि यानी टॉर्ट्स है, उसके अंतर्गत अतिचार, ट्रेसपास और संपरिवर्तन, कन्वर्जन की मामलों को निपटाने में पर्याप्त रूप से सहायक होता है। किसी व्यक्ति की भूमि में अतिचार करना, ट्रेसपास करना, उसके कब्जे में दखल देना है। अपकृत्य विधि के अंतर्गत न्यायालय द्वारा अपकारित व्यक्ति को अतिचारी से क्षति की राशि दिलाई जाती है क्षतिपूर्ति के लिए। अपकारित व्यक्ति की क्षतिपूर्ति हो सके, इस दृष्टि से न्यायालय ये मानकर चलते हैं कि भूमि या संपत्ति पर अपकारित व्यक्ति का ही कब्जा रहा होगा। इस कथन के स्पष्टीकरण के लिए उपनिधान यानी बेलमेंट के उदाहरण को प्रस्तुत किया जा सकता है। बेलमेंट क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट में आप पढ़ चुके हैं, फिर भी एक परिभाषा इस प्रकार है कि जब कोई व्यक्ति अपनी जंगम वस्तु यानी चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिभूति, सिक्योरिटी के रूप में स्वेच्छा से देता है, तो ऐसे अंतरण को उपनिधान
बेलमेंट कहते हैं। ऐसे अंतरण में वस्तु देने वाला व्यक्ति उपनिधाता बेलर कहलाता है और जिस व्यक्ति को वस्तु दी जाती है यानी वस्तु को प्राप्त करने वाला व्यक्ति उपनिहिती यानी बेली कहलाता है। यदि उपनिधाता यानी बेलर ने वस्तु का बेलमेंट इस शर्त के साथ किया है कि वह अपनी इच्छा अनुसार किसी भी समय उस बेलमेंट को समाप्त कर सकता है, तो ऐसे उपनिधान में बेलमेंट में वास्तविक कब्जा उपनिहिती का यानी बेली के पास वो वस्तु होते हुए भी, उसका वास्तविक कब्जा होते हुए भी विधि के अंतर्गत उपनिधाता यानी जो वस्तु देता है उस व्यक्ति का ही कब्जा माना जाएगा। इस प्रकार यदि कोई तीसरा व्यक्ति उस उपनिहित वस्तु में हस्तक्षेप करता है तो उपनिधाता यानी बेलर अपने कब्जे के अधिकार के आधार पर अतिचारी के विरुद्ध अतिचार का वाद ला सकता है। इसके अलावा विधि के अंतर्गत कब्जे को संरक्षित रखने का एक कारण यह है कि संपत्ति विधि यानी जो लॉ ऑफ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी लॉ है, में कब्जे को स्वामित्व के अर्जन का एक अच्छा साधन माना गया है। कोई संपत्ति या कोई वस्तु किसी व्यक्ति के कब्जे में है तो कानून प्रथम दृष्टया यही धारणा करेगा कि वही व्यक्ति उस वस्तु का या संपत्ति का वास्तविक स्वामी है। कभी कभी हक यानी स्वायत्व या टाइटल को प्रमाणित करना कठिन हो जाता है और संपत्ति संबंधी जो नियम है, औपचारिकताएं इतनी हैं कि वो इतने जटिल है कि स्वामित्व का निर्धारण, ऑनरशिप का निर्धारण केवल कब्जे के आधार पर ही किया जा सकता है। जैसे किसी स्वामी विहीन वस्तु यानी किसी लावारिस वस्तु को जो कब्जे में लेता है उस पर उसी व्यक्ति का स्वामित्व माना जाएगा। इस प्रकार लावारिस वस्तु को अपने कब्जे में लेकर उस पर स्वामित्व स्थापित किया जा सकता है। इसी प्रकार किसी वास्तविक स्वामी को बेदखल कर उसकी भूमि का शांतिपूर्ण रूप से खुलेआम यानी सबकी जानकारी में होते हुए और स्वामी की अनुमति के बिना दीर्घकाल तक उपयोग किया जाना कब्जादारी को स्वामित्व दिलाता है। इसे चिरभोग द्वारा अर्जित स्वामित्व कहते हैं यानी प्रेस्क्रिप्शन द्वारा अर्जित स्वामित्व कहते हैं। इसमें तीन बातें चिरभोग द्वारा जो स्वामित्व प्राप्त करते हैं उसमें तीन आवश्यक तत्व हैं। पहला तो है कि भूमि का शांतिपूर्ण उपयोग हो, दूसरा हो दीर्घकाल तक हो और तीसरा खुलेआम हो यानी वो सबकी जानकारी में हो। तो चिरभोग द्वारा दीर्घकाल तक खुलेआम शांतिपूर्वक उपयोग द्वारा उस संपत्ति का स्वामी वो व्यक्ति बन सकता है जो वास्तव में उसका स्वामी नहीं है परंतु उसने दीर्घकाल तक उसका उपयोग किया है। इस प्रकार विधि की मान्यता यह है कि समय बीतने के साथ साथ वास्तविक स्वामी के विरुद्ध कब्जा स्वामित्व में बदल जाता है। इसलिए यदि कोई अतिचारी व्यक्ति किसी भूमि पर निर्धारित कालावधि के लिए कब्जा बनाए रखता है तो वो उस भूमि का स्वामी हो जाएगा, उस भूमि पर स्वामित्व प्राप्त कर लेगा। इसके अलावा विधि कब्जे को इसलिए भी संरक्षण प्रदान करती है क्योंकि स्वामित्व के अंतरण के लिए कब्जे का हस्तांतरण एक अच्छा तरीका माना गया है। इस प्रकार कैरन्स के अनुसार विधि द्वारा कब्जे को संरक्षित किए जाने का 4 प्रमुख कारण औचित्य बताए हैं कि इससे कब्जे के संरक्षण से एक तो आपराधिक विधि को कार्यान्वित करने में सहायता मिलती है, दूसरा कब्जे के संरक्षण से अपकृत्य विधि में जो कॉन्सेप्ट है अतिचार या संपरिवर्तन ऐसे मामलों को निपटाने में पर्याप्त रूप से सहायता मिलती है, तीसरा संपत्ति विधि में कब्जे को स्वामित्व अर्जन का एक अच्छा साधन माना गया है, चौथा स्वामित्व के अंतरण के लिए कब्जे का हस्तांतरण एक अच्छा साधन माना गया है। इन सभी कारणों के कारण विधि द्वारा कब्जे को संरक्षण दिया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद।